वेलकम टू डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट यूट्यूब इकोनॉमिक्स क्लास। आज के इस क्लास में मैं चाइनीज एंड इंडियन इकोनॉमी से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। दुर्लभ मैग्नेट की पाबंदियों में भारत को ढील दे सकता है चीन। हम सभी अभी जानते हैं कि अभी का जियो पॉलिटिक्स क्या है कि अमेरिका से दूर, रूस से नजदीक और चीन से भी नजदीक यहाँ की जरूरत है। पिछले कई क्लास से मैंने चीन के बारे में आपको उसके आंतरिक स्थिति के बारे में और आंखों देखा हाल वहां के चीनी वार्ताकारों से जो मैंने बतलाया है, उसके आधार पर ये बात अब स्पष्ट हो रहा है कि दुर्लभ मैग्नेट की पाबंदियों में भारत को ढील दे सकता है चीन। श्रेया नंदी, श्रेया नंदी नई नई दिल्ली, श्रेया नंदी नई दिल्ली के शोध के विवरण का सरल सरल विश्लेषण मैं कर रहा हूं। दुर्लभ मैग्नेट की पाबंदियों में भारत को ढील दे सकता है चीन। श्रेया नंदी नई दिल्ली, श्रेया नंदी नई दिल्ली श्रेया नंदी नई दिल्ली के शोध के विवरण का सरल विवरण का विवरण का सरल विश्लेषण मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। दुर्लभ मैग्नेट के बारे में पिछले क्लासों में मैंने ये गिना दिया कि 7 तरह के जो मैग्नेट हैं, जो बहुत ही 7 तरह के क्रिटिकल मिनरल्स हैं, दुर्लभ धातुएं हैं। इन सबों का 70% चीन में है। इसलिए भारत को चीन के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे। रूस के साथ भारत का ऐसे ही संबंध अच्छा है, दोस्ताना है। और यूएसए के साथ भारत के संबंध धीरे धीरे
और असंतोषजनक होने जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने ये धमकी दी है, जितने भी भारतीय इंजीनियर हैं, कामगार हैं वहां, उन सभी को निकालो। और दूसरी ओर पुतिन का कहना है कि भारत के जितने भी इंजीनियर हैं वो हमारे यहाँ भेजो, और टैंक बनाने के कारखाने में हमें इंजीनियर की जरूरत है। हमारे यहाँ जितने भी यंग लोग हैं वो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं यूक्रेन से। तो ये जो जियोपॉलिटिक्स है, भू राजनीतिक स्थितियां चीन को मजबूर कर रही है कि भारत को रेयर मैग्नेट देने से इनकार न करे। इसलिए दुर्लभ मैग्नेट की पाबंदियों में भारत को ढील दे सकता है चीन। ऐसा श्रेया नंदी नई दिल्ली के शोध के विवरण को मैं आपके सामने विश्लेषण कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य है कि जो विद्यार्थी यूपीएससी में आईएएस एंड एलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस आईईएस की जो तैयारी कर रहे हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स ग्रेड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो बिहार स्टेट बीपीएससी फाइनेंशियल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, जो डिप्टी कलेक्टर के लिए बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली के चारों एरिया, एनसीआर और भीतर भी जितने भी एरिया हैं, और गांव का वो एरिया जो दिल्ली से सटा हुआ है और मेट्रो से जुड़ा हुआ है, वहां बिहार के 50% विद्यार्थी वहां रह रहे हैं, क्योंकि रेंट वहां कम है और वहां थोड़ा सा आए चले पैदल और मेट्रो स्टेशन मिल जाता है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरा अपना इकोनॉमिक्स एकेडमी मुखर्जी नगर ऑनसेल बिल्डिंग कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के फर्स्ट फ्लोर पर स्थापित था, और ओल्ड राजेंद्र नगर में राज कोचिंग और खान सर, बिहार वाले नहीं, दिल्ली के खान सर कोचिंग के बगल में इकोनॉमिक्स एकेडमी यूपीएससी एंड एलाइड सर्विसेज के लिए स्थापित था, सेकेंड फ्लोर। कोविड के समय में मैं वहां से शिफ्ट किया ऑनलाइन टीचिंग पर, जो अभी भी मैं इसी पर काम कर रहा हूं। मैंने वहां देखा कि अधिकांश बिहारी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश से आए हुए बच्चे हाईएस्ट रेंट नहीं दे करके कम रेंट पर रहने के लिए वो गोपालपुर या और भी इधर के एरिए में रहते हैं। उनसे मैं सारी बातों को जाना, और तब से मुझे लगा कि हमको ये पढ़ाने का काम कंटिन्यूअस रखना है। मैं 50 सालों से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैं 1973 में रांची विश्वविद्यालय में लेक्चरर की परीक्षा में टॉप किया, और एक ही पोस्ट था और सैकड़ों विद्यार्थी पूरे बिहार के वहां पहुंचे हुए थे, और मेरा चयन हुआ और मैं टाटा कॉलेज चाईबासा में चाईबासा में लेक्चरर के पद पर स्थापित हुआ। उसके ठीक 3 महीने बाद जनवरी 1974 में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से इकोनॉमिक्स का पटना यूनिवर्सिटी के लिए वैकेंसी निकला। मैं वहाँ कैंडिडेट था और मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया। उस सिलेक्शन में मैं पूरे बिहार में बीपीएससी में फर्स्ट किया, फर्स्ट, और उससे मुझे पटना कॉलेज में लेक्चरर में अपॉइंटमेंट मिला। मैं रांची छोड़ के यहाँ चला आया, और तब से आज तक लगातार इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। 2016 में प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एचओडी पटना कॉलेज डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स में काम करने के बाद रिटायरमेंट हुआ।
लेकिन मेरे मन में हुआ कि टीचर नेवर रिटायर्स। टीचर कभी रिटायर नहीं होता है, वो बराबर पढ़ता है और पढ़ाता है। मैं पढ़ने का काम कंटिन्यू रखा, पढ़ाने का काम कंटिन्यू रखा, और मैं स्टूडेंट्स चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाके लॉ इकोनॉमिक्स पढ़ाने लगा। वहां से सिलेक्शन के द्वारा मुझे स्टूडेंट्स टीम के साथ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए लेक्चर देने के लिए पोलैंड की यात्रा की, और मेरे साथ 30 स्टूडेंट्स थे, गर्ल्स एंड बॉयज, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार। और हम लोगों ने जो यूरोपियन यूनियन है उसके अंतर्गत शेंगेन वीजा पर थे। फिर हम लोगों ने वहाँ सारी टीम को लेके जर्मनी में विजिट किया, फिर जर्मनी से नीदरलैंड में विजिट किया, क्योंकि इसके विजिट से स्टूडेंट्स के क्वालिटी और एक विजिटिंग प्लेसेस का एक अपना महत्व है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड में है। मैं सारे विद्यार्थियों के साथ नीदरलैंड गया, और वहाँ की जो स्वच्छता, जो वहाँ का वातावरण, जो वहाँ का डेवलपमेंट है, वो देख करके अंदाज लग गया कि भारत को अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है वहां तक पहुंचने के लिए। मैं आर्ट्स का प्रोफेसर था, लेकिन मैं साइंस कॉलेज में पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया गया। पटना साइंस कॉलेज में एक डिपार्टमेंट है, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट इन स्टैटिस्टिक्स। वहां मैंने पीजी डैश में लेक्चर दिया करता था। पीजी डैश का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एक्चुरियल साइंस। ये जॉब क्रिएशन के लिए ऐसा बहुत सारा स्कीम पटना यूनिवर्सिटी में निकाला गया कि जो टैलेंटेड टीचर्स हैं डिफरेंट फैकल्टी को, उन सभी को यूटिलाइज किया जाए। फिर मुझे दरभंगा हाउस यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स में एमबीए स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका मिला। लगातार 15 वर्षों तक मैंने वहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ाया। पढ़ाने का जो सेटिस्फैक्शन है और खुद पढ़ने का जो सेटिस्फैक्शन है, दोनों मैच करना चाहिए, तभी वो महत्वपूर्ण होगा। मुझे बीआईटी मेसरा पटना कैंपस में पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया गया, और मैंने वहां पढ़ाया एमबीए, बीबीए, बीबीई, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। ये सब से एक भीतर एक तरह की संतुष्टि जीवन से हुई। अभी मैं 74 इयर्स में चल रहा हूँ। भारत में एक एवरेज व्यक्ति का एवरेज जीवन आयु है 74.4। मतलब कि टेक्निकल उस लेवल पर मैं पहुंच रहा हूं, लेकिन अभी भी मैं 8 आवर्स मेरे अपने पढ़ने और पढ़ाने का काम कंटिन्यूअस है। भला कहिए कि ये ओपन फील्ड हो गया, जो इंटरनेट के द्वारा कोई कहीं भी पढ़ सकता है। मेरे यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी जो हैं वो केवल पटना के नहीं हैं, ये झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, कहीं के, उड़ीसा, सब जगह के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन ये अफोर्डेबिलिटी को मैंने और सरल कर दिया। मैंने सारे पढ़ाई को डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट के चैनल में, यूट्यूब चैनल में डाल दिया। वहां से कोई व्यक्ति फ्री ऑफ कॉस्ट इसको पढ़ सकता है, उसको अपने हिसाब से रीएडजस्ट कर सकता है। और ऐसे करने वाले कई लोग हमको पत्र लिखते हैं कि मुझे इससे काफी सेटिस्फैक्शन हुआ। इक्वेशंस, डायग्राम्स, कंसेप्शंस सारा ओरिजिनल किताबों का है। गूगल ने मुझे एक लेटर भेजा कि डॉक्टर पीसी वर्मा टीचिंग यूपीएससी स्टूडेंट्स
always give original material to the students। ये मेरे लिए काफी है। तो ये सब आपको इसलिए बता रहे हैं कि मैं भी एक पुअर फैमिली का बच्चा था, जो कोई भी इस तरह का सोच नहीं था कि मैं प्रोफेसर बनूंगा या आईएएस बनूंगा या अलाइड सर्विसेज या आईएएस। और सीतामढ़ी के पास एक जगह है डुमरा, वहाँ का मल्टीपर्पज हाई स्कूल में मैं पढ़ता था। आज भी वहाँ के जो विद्यार्थी मिलते हैं वो सब रिटायर हो गए हैं। कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई लॉयर बना, मैं प्रोफेसर बना। तो मैं जानता हूँ कि कितने तरह का प्रॉब्लम पुअर फैमिली के बच्चे को होता है। बुक्स का इतना कॉस्ट है, इतना प्राइस है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता है खरीदना पूरा। और लाइब्रेरी में आप जाके देखिएगा तो जो बहुत ही ऑथेंटिक बुक्स है उसकी संख्या कम है। और बहुत तरह का जो लोकल लेवल पर प्रिंटर है, पब्लिशर है, उसकी किताबें भरी रहती हैं। उसमें न चित्र रहेगा न सूत्र रहेगा, क्योंकि उस पर कॉपीराइट है। स्टूडेंट के लिए कॉपीराइट नहीं है, वो किसी किताब से पढ़ के और उसको परीक्षा में लिख सकता है। यूपीएससी का लड़का जो मेरा स्टूडेंट था, वो देखिएगा मेरे चैनल में, यूट्यूब चैनल में उसका एक वीडियो है। उसने कहा है मुझे 80% यूपीएससी आईएएस में इकोनॉमिक्स में आया। ये मैंने वहाँ वही सब लिखा, वही सब डायग्राम चित्र बनाया जो आपने पढ़ाया था। आके हमारे घर पर इस बात को बोला और वीडियो बन गया। कोई बोले या ना बोले, मन तो आपका जान रहा है ना कि डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट ट्रूली स्टूडेंट्स के हित में पढ़ाते हैं, और उसमें मेरा और कोई भी स्वार्थ नहीं है। इसलिए मैंने यूट्यूब में सारे मटेरियल को डाल दिया। अब सवाल है कि यूट्यूब नहीं रहेगा तो मटेरियल गया, क्योंकि जो स्थिति अभी है अमेरिका की, तो अमेरिकन जितने भी फर्म हैं उनके ऊपर एक तलवार लटक रहा है। और अभी आप जान रहे हैं कि हम लोगों का जो इंटरनेशनल पॉलिसी है वो लुकिंग टुवर्ड्स लुकिंग टुवर्ड्स रूस रूस के तरफ देख रहे हैं, और लीनिंग टुवर्ड्स चाइना ये होने जा रहा है। इसलिए मैंने 2-3 क्लास चाइना के ऊपर पिछले 1-2 दिन में लिया। उसको आप देखिएगा, बहुत अच्छा नॉलेज है। क्योंकि एक विदेश सचिव हैं श्याम सरन, वो 2023 में भी गए, 2024 में भी गए, 2025 में भी गए। और वहाँ का जो वार्ताकार है चीनी, उससे बात को लेके कि नाम बिना बताए हुए सारे फैक्ट्स को सामने रखते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चीन सरकार के अधिकारियों ने भारत को सूचित किया है कि दुर्लभ खनिज कच्चे माल की आपूर्ति चाहने वाले भारतीय आयातकों से प्राप्त आवेदनों को निपटाया जा रहा है। चीन के हाल में दुर्लभ खनिज मैग्नेट आरईएम के निर्यात पर लाइसेंसिंग मापदंड को लागू किया गया है। दुर्लभ मैग्नेट 4 अप्रैल से चीन द्वारा लगाए गए निर्यात प्रतिबंध के दायरे में है। यह वाहन और वाहन कल पुर्जा उद्योग के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा और यहाँ तक कि रक्षा जैसे उद्योगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अमेरिका द्वारा चीन के उत्पादों पर बढ़ाए गए शुल्क के जवाब में यह प्रतिबंध लगाया गया था। पिछले माह मतलब जून, भारतीय वाहन उद्योग में दुर्लभ मैग्नेट की आपूर्ति के बारे में चिंता जताई थी। उद्योग ने चीन द्वारा लगाई गई निर्यात पाबंदियों पर सरकार के समक्ष अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि चीन के वाणिज्य मंत्रालय से इन दुर्लभ खनिज कच्चे माल के आयात की मंजूरी मिलने में देरी के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों के सहित भारतीय वाहन विनिर्माताओं का उत्पाद प्रभावित हो रहा है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार आवेदनों की निपटारे में देरी हुई क्योंकि चीन के पास निर्यात मंजूरी के लिए आवेदनों की अचानक बाढ़ सी आ गई है। एक अधिकारी ने बतलाया कि चीन के
लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया को काफी लंबा और जटिल बना दिया है। आवेदकों को अचानक आई बाढ़ को संभालने के लिए फिलहाल वे पूरी तरह समर्थ नहीं, मगर हमें सूचित किया है कि उन्होंने आवेदनों को निपटारा की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसलिए हमारा मानना है कि अब यह मामला कुछ समय में ही हल हो जाएगा। और अब कुछ अधिकारियों का कहना है कि चीन के अधिकारियों को अपने यहाँ के हितकारों से काफी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ की कंपनियां नहीं चाहेंगी कि अन्य देश टेक्नोलॉजी विकसित करें और उनसे प्रतिस्पर्धा करें। इन सब बातों को अ, पिछले 2 दिन से मैं चीन के संबंध में बता रहा हूँ कि कैसे वो अ, लाइसेंस देने से कतरा रहे हैं। चीन सरकार के अधिकारियों चीन सरकार के चीन सरकार के अधिकारियों ने चीन सरकार के अधिकारियों ने भारत को सूचित किया है, ने भारत को सूचित किया है। भारत को सूचित किया है कि 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 दुर्लभ खनिज दुर्लभ खनिज कच्चे माल कच्चे माल की आपूर्ति कच्चे माल की आपूर्ति चाहने वाले चाहने वाले भारतीय आयातकों भारतीय आयातकों
भारतीय आवेदकों को निपटाया जा रहा है। भारतीय आवेदकों को निपटाया जा रहा है। चीन ने हाल में चीन ने हाल में चीन ने हाल में दुर्लभ हाल में हाल में दुर्लभ दुर्लभ खनिज मैग्नेट रेयर रेयर REM के निर्यात पर के निर्यात पर दुर्लभ खनिज मैग्नेट का इंग्लिश में REM बोलते हैं, रेयर अर्थ मैग्नेट। REM रेयर अर्थ मैग्नेट एब्रिविएशन है। REM का फुल फॉर्म होगा रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्यात पर लाइसेंसिंग लाइसेंसिंग मानदंडों को
मान मानदंडों मानदंडों को लागू किया है। दुर्लभ मैग्नेट, दुर्लभ दुर्लभ मैग्नेट 4 अप्रैल 2025 से चीन द्वारा चीन द्वारा निर्यात 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 प्रतिबंध के दायरे दायरे में है। यह वाहन एवं वाहन कल पुर्जा कल पुर्जा उद्योग के अलावा के के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स
के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा, चिकित्सा और और यहाँ तक कि यहाँ तक कि भारत देश के रक्षा रक्षा जैसे उद्योगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका द्वारा चीन के चीन के उत्पादों चीन के उत्पादों पर चीन के उत्पादों पर बढ़ाए बढ़ाए गए
बढ़ाए गए शुल्क के जवाब में यह यह प्रतिबंध लगाया गया था। लगाया जून 2025 में भारतीय वाहन वाहन उद्योग ने उद्योग ने दुर्लभ दुर्लभ मैग्नेट की आपूर्ति मैग्नेट की आपूर्ति के बारे में के बारे में चिंता जताई थी। चिंता चिंता जताई थी। उद्योग ने उद्योग ने चीन द्वारा उद्योग ने चीन द्वारा अ, लगाई गई लगाई चीन द्वारा लगाई गई निर्यात निर्यात पाबंदी
पाबंदियों पर सरकार के समक्ष पर सरकार के सरकार के समक्ष अपनी बातें रखी। बातें अपनी बातें रखी थी। समक्ष अपनी बातें रखी थी। उन्होंने कहा था उन्होंने कहा था कि चीन की उन्हें कहा था कि चीन के वाणिज्य मंत्रालय चीन के वाणिज्य मंत्रालय बच्चा को चीन के चीन के वाणिज्य मंत्रालय के चीन के वाणिज्य चीन के वाणिज्य मंत्रालय चीन के वाणिज्य से मंत्रालय से इन दुर्लभ दुर्लभ खनिज खनिज इन दुर्लभ खनिज कच्चे माल खनिज कच्चे माल के आयात के कच्चे माल के आयात की मंजूरी
की मंजूरी मिलने में देरी के कारण देरी के देरी के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों इलेक्ट्रिक वाहनों सहित इलेक्ट्रिक वाहनों सहित भारतीय वाहन निर्माताओं वाहन वाहन निर्माताओं का उत्पादन का उत्पादन प्रभावित हो रहा है प्र, प्रभावित हो रहा है। चार, पाँच। सरकारी अधिकारियों के अनुसार भारत के सरकारी अधिकारियों भारत के सरकारी अधिकारियों के अनुसार आवेदनों आवेदनों को निपटाने आवेदनों को निपटाने आवेदनों को
को निपटाने में देरी हुई, निपटाने में देरी देरी हुई है। देरी हुई है। देरी हुई है क्योंकि क्योंकि चीन के पास क्योंकि चीन के पास निर्यात मंजूरी निर्यात निर्यात मंजूरी के लिए के लिए के लिए आवेदनों आवेदनों की अचानक बाढ़ सी आ गई कि अचानक अचानक बाढ़ अचानक बाढ़ सी आ गई है। बाढ़ सी आ गई है। 7 चीन की चीन की लाइसेंस चीन की लाइसेंस चीन ने लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया चीन ने लाइसेंस
प्राप्त प्राप्त करने की प्राप्त करने की प्रक्रिया प्राप्त चीन ने लाइसेंस हासिल करने चीन ने लाइसेंस लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया को काफी लंबा को को काफी काफी लंबा और जटिल बना दिया है काफी लंबा और जटिल बना दिया है जटिल जटिल बना दिया है आवेदकों की अचानक आवेदकों की अचानक आई बाढ़ की अचानक अचानक आई अचानक आई बाढ़ अचानक आई बाढ़ अचानक आई बाढ़ को बाढ़ को संभालने संभालने बाढ़ को संभालने के लिए
के लिए फिलहाल फिलहाल वे पूरी तरह से समर्थ नहीं है। फिलहाल वे पूरी तरह से पूरी तरह से समर्थ नहीं है। समर्थ पूरी तरह से समर्थ नहीं है, मगर हमें सूचित किया गया है। मगर भारत को सूचित सूचित किया गया है। भारत को सूचित किया गया है कि उन्होंने कि चीन ने आवेदकों को निपटाने की प्रक्रिया ने आवेदकों को निपटाने की प्रक्रिया प्रक्रिया निपटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कर दी है। साथ 8 चीन के अधिकारियों को चीन के अधिकारियों
अधिकारियों को अपने यहाँ के हितकारों के हित का हित धारकों हितधारकों से भी काफी से भी काफी दबाव का सामना दबाव का सामना करना पड़ रहा है करना पड़ रहा है चीन की कंपनी चीन की कंपनियां कंपनियां नहीं नहीं चाहती नहीं चाहेंगी नहीं चाहेंगी नहीं चाहेंगी कि अन्य देश की अन्य देश टेक्नोलॉजी विकसित करें अन्य देश टेक्नो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक ना टेक्नोलॉजी विकसित करें विकसित विकसित करें इस प्रकार हम लोग इस डिस्कस पर पहुंच रहे हैं कि चीन सरकार के अधिकारियों ने भारत को सूचित कर दिया है कि दुर्लभ खनिज कच्चे मालों की आपूर्ति चाहने वाले भारतीय आयातकों के
आवेदनों को निपटाया जा रहा है। दूसरी ओर अभी जो खबर आई है कि चीन के अधिकारियों को अपने यहाँ के हितकारों से भी काफी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। चीन की कंपनियां नहीं चाहेंगी कि अन्य देश टेक्नोलॉजी विकसित करें और और विकसित करें और उनसे प्रतिस्पर्धा करें, विकसित करें और उनसे उनसे प्रतिस्पर्धा करें। इस प्रकार हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारतीय आयातकों के लिए आवेदनों को तेजी से निपटा रही है चीन सरकार, और दुर्लभ मैग्नेट 4 अप्रैल से ही चीन के निर्यात प्रतिबंध के दायरे में है। 4 अप्रैल 2025 से ही दुर्लभ मैग्नेट को चीन ने चीन के निर्यात प्रतिबंध के दायरे में रखा गया है। इसलिए इस संदर्भ में पोलाइटली चीन के अधिकारियों द्वारा अपने हितधारकों से भी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। और चीन की कंपनियां नहीं चाहेंगी कि अन्य देश में टेक्नोलॉजी विकसित हो और दुर्लभ मैग्नेट जो है वो आसानी से उनको मिल जाए, उनसे प्रतिस्पर्धा करे। लेकिन चीन ने यह भारत को सूचित किया है, भारत के अधिकारियों को, कि दुर्लभ मैग्नेट की पाबंदियों में भारत को चीन ढील दे सकता है। ये जियो पॉलिटिक्स अभी भारत चीन की ओर झुक रहा है और चीन भी अब भारत की ओर झुक रहा है। चीन और रूस दोनों में पैक्ट है और भारत रूस का मित्र है। ये कुल मिला करके दोस्त जो है दोस्त होता है। तो हम लोग आशा करें कि जल्द ही आ, दुर्लभ मैग्नेट जो है, अर्थ मैग्नेट, भारत में सप्लाई करना चीन शुरू करेगा। और हमारा जो बजाज ऑटो है या टाटा है और अन्य कंपनियां का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो बनने उत्पादन पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। अगर नहीं होगा तो छटनी हो जाएगा और बेरोजगारी फैलेगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप इस बात को आपस में डिस्कस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक दो दोस्तों को इसको शेयर कीजिए और उनसे आपस में बहस कीजिए कि ये क्या हो रहा है, इसका क्या प्रभाव होगा और चीन और भारत के बीच में कैसे अच्छे रिश्ते रखे जाएं। क्योंकि भारत और रूस के रिश्ते अच्छे हैं और रूस और चीन के रिश्ते अच्छे हैं। तो इस मिला के भारत को भी अब चीन की ओर या चीन को भारत की ओर झुकना जरूरी हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।